हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आपका जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है वो है BECC 105। तो आज हम शुरू करते हैं, ठीक है, लेसन नंबर यूनिट नंबर 4 को, है ना। यूनिट नंबर 3 तक की वीडियोस मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। जिसने तक ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना और हमेशा हर एक टॉपिक को, हर एक वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। यूनिट नंबर 4 हमारे पास है क्या? चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी एंड इनटेम्परल चॉइस। मैं फिर बोल रहा हूँ ये वीडियो हाईली इंपॉर्टेंट है सिर्फ इग्नू के बच्चों के लिए, क्योंकि ये बनाई जा रही है इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। और जो बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इग्नू अड्डा का लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। जो मैंने एक नया चैनल बनाया है सिर्फ इग्नू के पर्पज से, उसको भी सब्सक्राइब कर देना और उन बच्चों में शेयर कर देना जो बच्चे आपके दोस्त, जो भी आपके दोस्त इग्नू में पढ़ रहे हो, ठीक है, उनमें शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और मैं अब धीरे धीरे उस चैनल पर सारा इग्नू का कंटेंट इकोनॉमिक्स का खासकर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स और मैथ से रिलेटेड। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो सबसे पहले आता है हमारा इस यूनिट नंबर 4 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लेकिन उससे पहले मैं एक वर्ड के बारे में जानते हैं, अनसर्टेनिटी। हम सब जानते हैं कि लाइफ में हर एक फेज पे हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जिस चीज का होना जो है ना वो फिक्स ना हो या फिर हमें पता ना हो कि क्या क्या चीजें फ्यूचर में हो सकती हैं, चाहे वो एक प्रोड्यूसर हो उसके साथ, चाहे एक कंज्यूमर हो उसके साथ। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर। तो यानी कि हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा ना वो किसको लेकर रहेगा? अनसर्टेनिटी को लेकर रहेगा। यानी कंज्यूमर्स के लाइफ में ही बहुत सारी अनसर्टेनिटी आती है। जैसे अनसर्टेनिटी मतलब समझते हैं कंज्यूमर की लाइफ में कैसे कैसे आ सकती है। हो सकता है कंज्यूमर की इनकम जो है वो फिक्स ना हो, कंज्यूमर की जॉब स्टेबल ना हो, मार्केट में डिमांड में कोई कुछ चेंजेस आ जाए, है ना। मार्केट में वैसे वो तो प्रोड्यूसर के लिए अफेक्ट करेंगी, बट हाँ मार्केट में मान लो सप्लाई में कोई दिक्कत आ जाए तो कंज्यूमर को भी अफेक्ट करेगी। कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा उस सप्लाई को लेके, ठीक है, या फिर क्या क्या चीज देखनी पड़ेगी कंज्यूमर को सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो बहुत सी चीजें जो है ना, ये तो सिर्फ हमने बात कर ली कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में और भी बहुत सी चीजें जो है ना वो अनसर्टेन होती हैं। हमें पता नहीं होती फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, है ना। और इसीलिए हम बहुत सी चीजों के को लेके क्या करते हैं, रिस्क में रहते हैं या फिर हम कहते हैं डर में रहते हैं कि फ्यूचर में कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। और वो डर सिर्फ कंज्यूमर्स का नहीं है, वो डर प्रोड्यूसर्स का भी होता है, ठीक है। तो उन्हीं डर को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे उससे अपने आपको बचा सकते हैं, उन सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कि कौन कौन सी चीजें हमें समझनी होंगी। तो पहला पॉइंट क्या आता है? स्टेट द कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। हमें अनसर्टेनिटी समझना होगा, जो मैं आपको अभी भी डिफाइन कर चुका हूं कि जब भी कोई भी चीज ऐसी हो फ्यूचर को लेके जिसका होना कोई भी एंटीसिपेट ना कर पाए, कोई भी पहचान ना पाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, चाहे वो एक प्रोड्यूसर हो, चाहे वो एक कंज्यूमर हो, इन्वेस्टर हो, कोई भी पर्सन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी बोलते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व रहता है। इसी को तो बोलते हैं रिस्क। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक इन्वेस्टर ने कुछ पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया तो वो रिस्क में ही तो है, क्योंकि उसे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर मान लो उसने किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, इक्विटीज ले रखे हैं, अगर वो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है तो उसका पैसा डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, यानी कि बढ़ सकता है। लेकिन वहीं पे अगर वो कंपनी आउट परफॉर्म कर गई तो वही पैसा डिक्रीज भी हो सकता है। तो फ्यूचर एंटीसिपेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से रिस्क कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? डिस्कस द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी। हमें समझना पड़ेगा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन को, यानी कि क्या क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को। तीसरा पॉइंट क्या आता है? एक्सप्लेन हाउ टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी अंडर अनसर्टेनिटी, कि हम अनसर्टेनिटी के होते हुए भी कैसे अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम कर सकते हैं। जो कि कंज्यूमर का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि अपने यूटिलिटी को मैक्सिमम करना है, पर अनसर्टेनिटी के होते हुए कैसे कर पाएगा?
वो हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, डिस्कस द एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स रिस्क। हमें समझना ये पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल का रिस्क के प्रति कैसा एटीट्यूड है, यानी कि रिस्क को लेके एक पर्सन किस प्रकार से मतलब किस प्रकार से अपना रिएक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब कुछ लोग जो हैं वो रिस्क अवर्स पीपल्स होते हैं, जिनको रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता अपनी जिंदगी में। वो अपना पैसा भी जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हैं, ना एफडी करवाते, ना ही वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं पैसा डूब ना जाए, यानी कि वो इन्वेस्ट करने से बचते हैं, रिस्क बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करते। वैसे कहने वाली बात है, रिस्क बैंक अकाउंट में भी होता है, वो हम कह सकते हैं कि बाकी एसेट के हिसाब से सबसे कम रिस्क होता है बैंक अकाउंट्स के अंदर, है ना, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर। तो वही चीज यहाँ पे है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का एटीट्यूड। और कुछ पर्संस क्या होते हैं, रिस्क लविंग, है ना, जिनको रिस्क पसंद होता है, जिनको चाहिए कि भाई जितना ज्यादा मैं रिस्क लूंगा उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा, और वो रिस्क लेना पसंद करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडरेट रिस्क लेते हैं, यानी कुछ पैसा अपने सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ ऐसा होता है जहां पे वो हाई रिस्क लेते हैं ताकि वो पैसा जो है वो जल्दी ग्रो कर सके। तो इसको बोलते हैं एक पर्सन का रिस्क एपेटाइट या फिर रिस्क एटीट्यूड। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट, इलस्ट्रेट हाउ रिस्क अवर्जन इज डील्ड विद इंस्टीट्यूशन ऑफ इंश्योरेंस। हमें समझना पड़ेगा कि रिस्क अवर्जन जो है ना वो कैसे अफेक्ट करता है इंश्योरेंस के इंस्टीट्यूशन को, वो हम समझेंगे। इसके बाद सिक्स पॉइंट क्या आता है, अप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ इनटेम्परल डिसीजन मेकिंग बाय द कंज्यूमर। के इनटेम्परल डिसीजन मेकिंग क्या होती है एक कंज्यूमर की, इसको कैसे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर के, ठीक है। अब समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर का इंट्रो, यानी कि इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कंज्यूमर डिसाइड्स व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बाय गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स। कंज्यूमर का काम क्या होता है कि वो ये डिसाइड करता है कि मुझे कौन से गुड्स खरीदने हैं, कौन सी सर्विसेज बाय करनी है अपनी इनकम, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, ठीक है, ताकि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके। ये सब तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, फॉर दिस देयर इज अ प्री सपोजिशन that the consumer has complete and perfect information and knowledge about the transaction। इसमें कंज्यूमर करता क्या है, अपनी कुछ प्री सपोजिशन लगाता है, यानी कि पहले से कुछ ये सोचता है अपने दिमाग में फ्यूचर को लेके कि उसके पास कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, चाहे वो मार्केट्स के बारे में हो, गुड्स के बारे में हो, सर्विसेज के बारे में हो। लेकिन क्या ऐसा होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, है ना। हमें लगता है कि हमारे पास कंप्लीट नॉलेज है मार्केट्स को लेके, किसी पर्टिकुलर गुड्स को लेके, किसी पर्टिकुलर सर्विस को लेकर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत से टाइम हमें चीजों के बारे में अच्छे से पता ही नहीं होता, तो उन चीजों का नुकसान कंज्यूमर्स को देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाउएवर इन रियल लाइफ सिचुएशंस देयर आर मेनी अनसर्टेनिटीज, लेकिन वही बात यहाँ पे है कि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बहुत सी अनसर्टेनिटी का सामना कंज्यूमर्स को करना पड़ता है। uncertainty that the consumer have to face before they decide करने से पहले। uncertainty is fact of life, और uncertainty एक क्या है, फैक्ट है इस जिंदगी का, यानी कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते और जो हमारा नुकसान करेंगे फ्यूचर में, लेकिन हम उससे बच के चल सकते हैं, और वो बचने के कुछ तरीके होते हैं, है ना। अब वो देखते हैं कि कहाँ पे कंज्यूमर फंस सकता है। इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देयर आर मेनी अनसर्टेनिटी, जब कोई पर्सन डिसीजन बनाता भी है तब भी बहुत सी अनसर्टेनिटी होती है। क्या कहीं पे ऐसा होता है कि एक तरह से जीरो रिस्क हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि अनसर्टेनिटी हर फील्ड में है। ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल है कि आप अनसर्टेनिटी से बच जाओ, तो अनसर्टेनिटी रहेगी। एंड रैंडमनेस दैट अ कंज्यूमर हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन, तो कंज्यूमर को उन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है किसी भी चीज से डील करने से पहले। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल यूज्ड कार। अब ये सिर्फ यूज्ड कार नहीं है, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है। अब यूज्ड कार में आ सकते हैं कोई भी यूज्ड चीज। हम लोग बहुत बार अपनी जिंदगी में यूज्ड चीजें खरीदते हैं, फिर हम ना अपने दिमाग में एक फंडामेंटल एक चीज बना लेते हैं कि हमें ना यूज्ड की हुई चीजें नहीं चाहिए, हमें नहीं खरीदनी है सेकंड हैंड कोई भी चीज। परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि जनरली पता है क्या होता है कि जब भी हम कोई सेकंड हैंड चीज खरीदते हैं तो वो बहुत जल्दी खराब होनी चालू होती है, या फिर उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जो हमें कभी भी सेलर नहीं बताते हैं। क्योंकि कोई भी पर्सन जिसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, अपने गुड्स बेचने हैं, अपनी सर्विस बेचनी है, वो अपनी सर्विसेज में, अपने गुड्स में खामियां क्यों बताएगा, क्यों दिक्कतें बताएगा वो उसके अंदर? तो बिल्कुल नहीं बताएगा। और जब वो दिक्कतें नहीं बताएगा तो बायर्स उसको बाय करेंगे, और बाय करके परेशान होंगे कि अरे यार क्या गुड्स ले लिए, क्या सर्विस ले ली, तो सरदर्द है।
ठीक है, मेरे को तो भड़क होगी, मेरे पैसे भी चले गए और दिमाग भी खराब हो रहा है मेरा उस पर्टिकुलर गुड्स को लेके, है ना। ऐसा कई बार होता है, चाहे हम कोई सी भी चीज़ सेकंड खरीदे हैं, चाहे सेकंड फोन खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, मोबाइल फोन से कर ही ली मैंने, ठीक है, या फिर और भी अलग टेक्नोलॉजीज हम सेकंड खरीदते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि उस सेलर ने उसे किस पॉइंट के अकॉर्डिंग बेचा है। कई बार उसका मजबूरियाँ बेचा हो, तो ठीक है भाई, मजबूरियाँ बेचा है तो फिर हो सकता है भाई वो चीज़ सही ही होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर को पैसे की नीड थी। कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ रखी है, जो प्रोड्यूसर बिना बताए उस चीज़ को निकालना चाहता है कि बस बेच दो सामने वाले को, अपना वो देखेगा इसमें क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, बिना बताए, बिना उसमें खामियां बताए बेच देता है। तो ऐसी भी हम चीज़ें हमें फेस करने को मिलती हैं। इसी को बोलते हैं व्यूज्ड कार का एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे क्या है, अनश्योर अबाउट इट्स कंडीशन। एक जो कंज्यूमर है उसको पता ही नहीं है वो किस कंडीशन में है, कैसी कंडीशन में है ना, क्योंकि प्रोड्यूसर पूरी बात बताएगा नहीं। और हो सकता है कि कंडीशन स्टार्टिंग में अच्छी लगे, बाद में पता लगे अरे ये तो भाई क्या चीज़ ले ली मैंने, तो बहुत बेकार है, तो बहुत वाहियात है, तो कंडीशन के बारे में बाद में पता लगे। बायर माइट बी लकी एंड गेट अ ब्यूटीफुली मेंटेन्ड कार। हो सकता है कि भाई जो बायर है वो जो भी चीज़ वो ले रहा है सेकंड हैंड, वो उसे अच्छी मिल जाए, ब्यूटीफुली मेंटेन मिल जाए, प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रखा उस पर्सन ने, है ना, और विद नो मैकेनिकल प्रॉब्लम, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम ना हो। और बायर माइट गेट अ लेमन, और बायर को लेमन भी पकड़ा दे भाई, कोई लेमन यानी कि डैमेज्ड कार या फिर कोई भी डैमेज्ड इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट पकड़ा दे, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो वो चीज़ हमारे लिए क्या बनती है, एक तरह का डिसएडवांटेज यहाँ पे बन के चलती है ना। अब इसका नुकसान किसका होता है, उन सेलर्स का जो जेन्युइन चीज़ बेचते हैं। हो सकता है उनकी टेक्नोलॉजी भले ही सेकंड हैंड हो पर वो अच्छी क्वालिटी की हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, लेकिन एक कंज्यूमर्स का परसेप्शन बन गया है कि 80% 70% चीज़ें उन्हें वो चिपकाई जाती हैं जो वाहियात होती हैं, खासकर सेकेंड हैंड चीज़ें, उनमें कोई ना कोई दिक्कतें मिलती है, इसलिए लोग उसे सेल करते हैं। तो जिसकी वजह से एक कंज्यूमर का परसेप्शन बन जाता है कि वो सेकेंड चीज़ें नहीं खरीदेगा, और खरीदेगा भी तो बहुत लोएस्ट प्राइस में खरीदेगा। तो जिसकी वजह से, जिसकी मजबूरी भी होती है ना, आपने जनरली देखा होगा बहुत सारे ऐसे सुने होंगे, या फिर क्या पता आपकी फैमिली में भी चीज़ हुई हो, है ना, कि भाई आपको सेकेंड चीज़ सेल करनी पड़ रही है और काफ़ी कम प्राइस में सेल करनी पड़ रही है, जो कि उसमें कोई खास दिक्कत है भी नहीं, पर सिर्फ इस चीज़ के लिए क्योंकि उस सेकेंड हैंड चीज़ को कोई भी पर्सन खरीदना ही नहीं चाहता सेकेंड हैंड होने की वजह से, जिसकी वजह से जेन्युइन जो सेलर्स होते हैं उनको एक तो बायर्स नहीं मिलते भी हैं तो बहुत कम प्राइस से मिलते हैं, है ना, और मजबूरी बस उन्हें वो चीज़ उतने में बेचनी पड़ती है क्योंकि उन्हें पैसे की नीड हो सकती है। तो वही चीज़ है, ये एग्जाम्पल बना हमारा पहला एग्जाम्पल। ये सिर्फ मैंने आपको इसमें ये भी समझाया कि ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत प्रोड्यूसर के लिए भी है, यानी कि अनसर्टेनिटी है दोनों के केस में, कंज्यूमर के केस में भी और प्रोड्यूसर के केस में भी। और ऐसा हम बहुत सी चीज़ों में देखते हैं आजकल, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, चाहे मैं यूज़ करो, चाहे आप लोग यूज़ कर रहे होगे, देख भी रहे होगे कि जनरली टेक्नोलॉजी ना बहुत जल्दी खराब हो जाती है। और इसमें दिक्कत कंपनी वालों के साथ है, क्योंकि कंपनी वाले बहुत बड़े लेवल प्रोडक्शन करते हैं, मास लेवल प्रोडक्शन चल रहा है, और जब तक चीज़ें लोगों की खराब नहीं होंगी जल्दी तो लोग बाय क्यों करेंगे उस चीज़ को, है ना, दोबारा बाय क्यों करेंगे। तो इसे आपने देखा होगा वारंटी से पहले कुछ खराब नहीं होगा, पर जैसे ही वारंटी का टाइम पीरियड खत्म हुआ वो चीज़ खराब हो जाएगी, है ना। अब इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको इस चीज़ का। अब तो वैसे इस चीज़ से बचने का एक तरीका भी आ गया है। अब बात बोलोगे चलो आपने प्रॉब्लम बता दी, सोल्यूशन बता दो कि इंश्योरेंस करवा सकते हैं हम जैसे गाड़ियों को इंश्योरेंस करवाते हैं। आपने देखा होगा अब तो जो है ना छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी का भी इंश्योरेंस होने लगा है। पता है इंश्योरेंस कैसे? अरे आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सटेंडेड वारंटी। जब आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे वो अमेजन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहाँ पे लिखा था एक्सटेंडेड वारंटी, है ना। तो आप जब उसे क्लेम करोगे यानी कि उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करोगे, उसके बाद आपको 3 साल एक्स्ट्रा, 4 साल की एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी, जिससे अगर आपको प्रोडक्ट कभी भी खराब होता है ना 4-5 साल के अंदर, तो आप उस एक्सटेंडेड वारंटी को लेके क्लेम कर सकते हो और उसे ठीक करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक तरह से क्या हो गया आपके प्रोडक्ट का इंश्योरेंस, है ना। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। अगला पॉइंट देखते हैं अनसर्टेनिटी का, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। जब हम बात करते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो हमें अच्छे से पढ़ाएंगे? इस बात की क्या श्योरिटी है वहाँ पे टीचर मन लगा के काम कर रहे हैं? इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो पूरे तरीके से नॉलेजेबल हैं, ठीक है, और ऊपर से हो सकता है वो एक्सपेंसिव भी हो। ये पॉइंट मैं लिख दिया। तो ये सब क्या है? अनसर्टेनिटी है अलग अलग कॉलेज को लेके, अलग यूनिवर्सिटीज़ को लेके। जैसे आप आजकल देख भी रहे होगे कि ज़्यादातर कॉलेज सिर्फ और सिर्फ आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को डेवलप करने में लगे हुए हैं, है ना। और स्टूडेंट्स की भी इसमें मैं दिक्कत मानता हूँ कि वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के पीछे पड़े रहते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें गेन नहीं करते हैं जो फ्यूचर में उन्हें या तो अच्छी जॉब की तरफ लेके जाएगी
यानी कि स्किल्स की तरफ फोकस नहीं करते हैं, और स्किल्स अब लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। और मैं, आप लोग भी कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, और मैं भी कभी कॉलेज स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, अब तो वैसे मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो कॉलेज स्टूडेंट जब भी रहा था मैं, तो हम लोग फोकस करते थे स्किल के ऊपर। क्यों करते थे? क्यों? पता था कि भाई डिग्रीज की आने वाले टाइम में इतनी वैल्यूज नहीं बचेंगी जितनी वैल्यू स्किल की बचेगी, है ना, कि जब हम कोई स्किल गेन करेंगे उसके बेस पे हम काम कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, है ना, अलग अलग तरह के, चाहे वो किसी भी तरह की स्किल क्यों ना हो। तो स्किल अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ये भी अनसर्टेनिटी है एक तरह की, कि भाई पता नहीं हमें किस तरह की कॉलेज और किस तरह की यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस एंड एन्युइटीज। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। जनरली पर्सन लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाता है? डर के मारे तो करवाता है कि भाई मान लो, जैसे मान लो मैं यंग एज में हूँ या फिर कोई और पर्सन यंग एज में है, वो लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाता है? और करवाना चाहिए। मेरा मानना है 2 इंश्योरेंस सबसे ज्यादा कंपल्सरी होते हैं, एक टर्म इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्यों करवाने चाहिए? मान लो कि मेरे ऊपर मेरी फैमिली डिपेंडेंट है किसी भी तरीके से, इनकम को लेके, किसी चीज को लेके, तो हम उस चीज को बाय करते हैं लाइफ इंश्योरेंस करके। अगर कभी भी यंग एज में कुछ भी हो जाए तो हमारी फैमिली को भले ही मेंटली सफर करना पड़े बट फाइनेंशियली सफर ना करना पड़े, है ना। मैं जानता हूँ किसी भी इंसान के जाने से मेंटली एक पर्सन जरूर सफर करता है, फैमिली जरूर सफर करती है, बट फाइनेंशियली सफर ना, वो एक लॉन्ग टर्म बर्डन बन जाता है, क्योंकि मेंटली तो आप कुछ टाइम बाद बाहर जाओगे उस चीज से, लेकिन फाइनेंशियली बहुत लंबे टाइम दिक्कत में फंसे रह सकते हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एज अ बड़ा भाई आप एडवाइस मान लो मेरी, कि लाइफ में हमेशा खासकर वो पर्सन जो अपनी फैमिली की इनकम जनरेट करने में लगे हुए, लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवाना, कि मिनिमम प्राइस में हो जाता है। हाँ, अगर आप लाइफ प्लस इन्वेस्टमेंट करवाते हो फिर तो आपको महंगा पड़ सकता है, बट टर्म इंश्योरेंस में आपसे 1 करोड़ का जो टर्म इंश्योरेंस है वो ऑलमोस्ट जो है वो 1000 के अंदर आ जाता है ना, वो चीज है। तो लाइफ इंश्योरेंस एंड एन्युइटीज, तो ये सब क्यों करते हैं? थ्रेट के मारी तो करवाते हैं। अब मान लो मेरा भी लाइफ इंश्योरेंस में एक अमाउंट जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं टर्म इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टर भी हूँ, तो मेरा ज्यादा अमाउंट जाता है, तो मैं खुद सोचता हूँ यार क्या फिजूला खर्चा है, मैं तो वैसे मजे भी कर सकता था, लेकिन वो चीज बढ़िया है क्योंकि हम वहाँ पे फैमिली के बारे में सोच रहे हैं कि फैमिली जो है ना वो उस थ्रेट से बच के रहेगी, उस अनसर्टेनिटी से जो हमारे साथ हो सकती है उससे फाइनेंशियली तो बच सकती है। तो वही चीज यहाँ पे है, लाइफ इंश्योरेंस एंड एन्युइटीज। इफ ऑल द इवेंट्स एंड कंटिजेंसीज आर वेल नोन इन लाइफ, अगर सारे इवेंट्स और सारी कंटिजेंसी अच्छी तरीके से होगी लाइफ के अंदर, देन देयर इज नो नीड फॉर इंश्योरेंस। तो भाई इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। अगर सब कुछ सर्टेन है, सब कुछ पहले से पता है हमें जिंदगी में क्या होने वाला है, फिर तो लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है हमें। इन सच अ सोसाइटी हम लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? डर के मारे तो करवाते हैं कि फ्यूचर का हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए। हाउएवर व्हेन सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज आर प्रेजेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से इंपॉर्टेंट अनसर्टेनिटी जो है लाइफ में प्रेजेंट हैं, इंश्योरेंस सोल्व द प्रॉब्लम फॉर सच अ सोसाइटी, और इंश्योरेंस जो है वो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम कर सकते हैं, इसलिए जनरली लोग इंश्योरेंस करवाते हुए चलते हैं। तो ये हमारा हुआ थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ आता है इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट भी अनसर्टेनिटी का पार्ट ही होता है। बहुत से लोग, मैंने बोला ना, रिस्क अवर्स होते हैं, यानी कि जिन्हें रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो जनरली अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं विद मिनिमल रिवॉर्ड्स, मिनिमल इंटरेस्ट रेट। तो सम मनी दैट आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन बैंक टर्म डिपॉजिट विद मिनिमल रिस्क एंड ऑल्सो मिनिमल रिवॉर्ड्स। पर हाँ, ये मिनिमल रिवॉर्ड्स इतना कम होता है कि लोगों के पैसे की वैल्यू भी कम होती रहती है ना, क्योंकि हम सबको पता है कि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, 3-4% एनुअली। और जनरली जो एवरेज आप देखोगे, एवरेजली इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो हमारे इंडिया के अंदर 6 से 8% का रहता है। यानी कि अगर एक पर्सन अपने पैसे की FD भी करवाता है ना, तब भी उसका पैसा सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है, यानी कि वो पैसा ग्रो नहीं कर रहा है टाइम के साथ। और ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उस पैसे को किसी ढंग की इन्वेस्टमेंट में लगाना पड़ेगा, जहां से हम 10 से 12% साल की कम से कम जो है रिटर्न जनरेट कर सकें। तो वही चीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, सम मनी दैट आर गोइंग टू बी इन्वेस्ट इन बैंक टर्म डिपॉजिट विद मिनिमल रिस्क एंड मिनिमल रिवॉर्ड्स, और शेयर्स ऑफ स्टॉक्स। कई बार हम स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, बॉन्ड्स हो गए, तो विद कंसीडरेबल रिस्क बट ग्रेटर रिवॉर्ड। तो यहाँ पे कंसीडरेबल रिस्क रहता है बट रिवॉर्ड भी क्या रहते हैं? बड़े रहते हैं। आखिरी पॉइंट, डेंजरस एक्टिविटीज में हम सब डेली लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, इसके लिए भी इंश्योरेंस कंपलसरी है। जैसा फॉर एग्जांपल कि भाई हम लोग देखो, अगर मान लो मुझे यहाँ से अपने घर जाना है स्टूडियो से, या फिर घर से यहाँ आना है सेंटर पे अपने वापस, तो मैं कोई व्हीकल यूज करूंगा, बाइक यूज कर रहा हूँ, गाड़ी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को अगर जाना है तो सिंपल सी बात है, एक तरह से खतरा तो है ना, बाहर खतरा है। खतरा किस चीज का है? कि मैं प्रॉपर तरीके से घर पहुंच ही पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। इसके इंश्योरेंस करवाते हैं कि भाई लाइफ इंश्योरेंस है, व्हीकल का इंश्योरेंस है, क्या कोई एक्सीडेंट
एक्सटेंड कर दे। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है ना, क्योंकि हम सब अपनी डेली लाइफ में बहुत सी डेंजरस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और उन सारे केसेस में इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। चाहे हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, वहाँ भी इंश्योरेंस जो है वो मिलता है ना, तो बहुत सी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। और अगर मान लो हमने इंश्योरेंस ना करो, अब कई जने ये बोलेंगे कि भैया हमने गाड़ी ली है, हमारी गाड़ी सेफ है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, हमने अपना इंश्योरेंस भी करवा रखा है या फिर नहीं भी करवा रखा, हमें ड्राइविंग अच्छे से आती है। पर मैंने एक चीज़ मान ली कि चलो ठीक है, हमें ड्राइविंग अच्छे से आती है, पर हमें क्या पता रोड पे बाकी लोग चल रहे हैं वो अच्छे से चलाएंगे, इस बात की क्या श्योरिटी है? क्योंकि कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग हमें देखने को मिलते हैं ड्राइविंग के केस में, जो आप कभी भी हाईवेज पे व्हीकल लेके निकलोगे आपको दिख जाएंगे, है ना। उनको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कैसे चल रही है, उनको बस अपने से मतलब होता है कि भाई कितनी स्पीड में ले जाऊं, कैसे, मतलब एक होता है ना कि रैश ड्राइविंग करना, वो ड्राइविंग करते हैं हम लोग, और वो सिर्फ खतरा अपनी ज़िंदगी भी नहीं बनती, दूसरों की ज़िंदगी भी बनते हैं। और ऐसे बहुत से केसेस हाल ही में देखे गए हैं, एग्जाम्पल देने की मुझे ज़रूरत नहीं है इस केस में। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो उन डेंजरस एक्टिविटीज़ भी क्या करेगी, अनसर्टेनिटी है कि कुछ भी फिक्स नहीं है कि कब कौन आके आपको ठोक के चला जाए, मार के चला जाए। बहुत से केसेस ऐसे हमने देखे हैं, ठीक है, खासकर ड्राइविंग वगैरह में, फिर बाकी चीज़ों में। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी इंश्योरेंस क्या होता है, करवाया जाता है, यानी कि इन अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम जो है रास्ते ढूंढते रहते हैं। तो ये सब हुए अलग अलग अनसर्टेनिटी एक नॉर्मल लोगों के साथ, चाहे वो एक कंज्यूमर हो, चाहे वो एक प्रोड्यूसर, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक इंडिविजुअल के लिए अनसर्टेनिटी किस किस तरीके की हो सकती है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है। और अगर फिर भी कोई भी क्वेरी रह गई हो, कोई भी डाउट बच गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए उन बच्चों में शेयर कर देना जिन बच्चों का इग्नू में सेम सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। और आपको फ्यूचर में कोई भी प्लेलिस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इग्नू अड्डा का, वहाँ जाके सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कर देना, क्योंकि फिलहाल के लिए वीडियो दोनों चैनल्स पे अपलोड की जाएगी, कॉलेज अड्डा पे भी और इग्नू अड्डा पे भी। बाद में मैं इसे वहाँ से हटा दूंगा कि इग्नू की वीडियोस में सेपरेटली सिर्फ इग्नू वाले चैनल पे ही रहने दूंगा, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे नोट्स दे सकते हैं, अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।